महफ़िल उर्दू यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर इस्तकबाल करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT उर्दू क्लास 6 का लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। उम्मीद है आपने पहले लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 का होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। तो आप सबसे पहले ये कीजिए कि अपने पेन और कापी अपने पास उठा के रखिए और उसमें आप अपना होमवर्क नोट कीजिए और जो क्वेश्चन आंसर हम आपको कराएंगे आप इसमें नोट करते रहिए। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी पर आपकी सारी क्लासेस होती रहेंगी। चलिए, हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम तीसरा पार्ट इसका पढ़ेंगे जिसका नाम है फसलों के त्यौहार। ठीक है, जो बच्चे गांव से आते हैं वो जानते ही कि फसलें कौन कौन सी होती है, और जो शहर से भी आते हैं वो भी आजकल सभी जानते ही हैं। ठीक है, तो आपका पार्ट नंबर 3 है जिसका नाम है फसलों का त्यौहार। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद फिर इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे और इसका होमवर्क भी आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। चलिए, हिंदुस्तान मुख्तलिफ मजहबों, तहजीबों और रिवायतों के साथ एक ज़राई मुल्क भी है। ज़री कहते हैं कृषि प्रधान देश को। ठीक है बच्चों, जहाँ पर खेती ज़्यादा होती है उसको ज़री मुल्क कहते हैं। यहाँ मजहबी अकायद पर मबनी त्योहारों के अलावा ऐसे त्यौहार भी मनाए जाते हैं जो फसलों से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा भारत में बहुत सारे त्यौहार ऐसे हैं जो फसल से रिलेटेड हैं, यानी कि जब किसान अपनी फसल काटते हैं तो उन वाले त्यौहार को मनाते हैं। उन त्योहारों को मनाने के पीछे कई कदीम रिवायतें और मजहबी अकीदे हैं। रिवायतें कदीम कहते हैं पुराने को, और रिवायतें कहते हैं जो बात पहले से चली आ रही हो। ठीक है, कुछ त्यौहार फसल की कटाई से कब्ल यानी पहले, तो कुछ फसल कटने के बाद मनाए जाते हैं। लोहड़ी का त्यौहार हर साल 13 या 14 जनवरी को पूरे मुल्क में मनाया जाता है। हाँ तो बच्चों देखिए, इसमें जो डेट्स आ रही ना, जो इसमें तारीखें आ रही, जैसे यहाँ पे 13 डेट और यहाँ पे 14, तो इनको आप याद रखिए क्योंकि जब आप होमवर्क करेंगे तो उसमें पूछा जाएगा आपसे। लोहड़ी के अगले ही दिन मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है, जो मुख्तलिफ सूबों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे गुजरात में अतराइन, आसाम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में संक्रांति, और कुछ सूबों में इसे खिचड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक त्यौहार है और उसको कई कई नामों से यहाँ पे जाना जाता है। ठीक है, तो उस दिन क्या होता है आइए जानते हैं। उस दिन अच्छी फसल होने की खुशी में किसान सूरज देवता और अग्नि देवता की पूजा करके उनका शुक्र अदा करते हैं। देखो बच्चों, भारत एक ऐसा देश है जिसमें हजारों तरह की आस्था रखने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो हमारा संविधान है वो सबको आज़ादी देता है, वो अपने अपने धर्म के अपने अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जो मुसलमान लोग हैं वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते। जो दूसरे लोग हैं वो अपने अकीदे के मुताबिक पूजा करते हैं। तो भारत का संविधान इतना खूबसूरत है कि वो सबको आज़ादी देता है कि सब अपने अपने धर्म के अनुसार अपनी पूजा अपनी इबादत कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि उनका अकीदा है कि सूरज देवता अपनी गर्मी से अनाज को पकाते और फसल को पाले और कोहरे के नुकसानात से बचाते हैं। ठीक है, हाँ, और जो हमारे मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनका मानना ये है कि सूरज भी अल्लाह ने ही बनाया है और अल्लाह की एक मखलूक है। ठीक है, हाँ, तो इस दिन मेले लगते हैं। लोग गंगा, जमुना या दूसरी नदियों में नहाते हैं और तिल, गुड़ और खिचड़ी वगैरह का दान करते हैं, यानी गरीबों को खिलाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे किसान है एक, है ना, बहुत खुशी मना रहा है, कितना खुश है बेचारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, 14 या 15 फरवरी को मौसम बहार की आमद पर बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। किसका? बसंत पंचमी का। कब मनाया जाता है? 14 या 15 फरवरी को। उस दिन आम तौर पर
घर घर पीले चावल पकाए जाते और पीले कपड़े पहने जाते हैं। खुशी के इस मौके पर मुख्तलिफ किस्म की तकरीबात यानी कि विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम का भी इनेकाद किया जाता है, जैसे नाच गाने और पतंग उड़ाने वगैरह का। ठीक है, चलिए। मार्च के महीने में होली का त्यौहार मनाया जाता है। कौन से महीने में मनाया जाता है बच्चों? मार्च के महीने में। उस दिन होली का दहन होता है और अगले दिन रंग खेला जाता है। इस मौके पर किसान गेहूं की बालियां भूनकर खाते हैं और आपस में अनाज की तकसीम भी करते हैं। चलिए, ये देखिए यहाँ पे त्यौहार मना रहे हैं और ढोल नगाड़ा सारी चीज़ें रखी हुई हैं और बड़े खुश हैं। ठीक है, तो भारत की खूबसूरती यही है कि यहाँ हज़ारों तरह के लोग रहते हैं जो अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने त्यौहार मनाते हैं। चलिए, अप्रैल के वस्त में, वस्त कहते हैं मध्य को, बीच को, वस्त में बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन किसान रबी की फसल को लहलहाते और फलते फूलते देखकर खुश होते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप एक बात समझिए, दो तरह की फसलें होती हैं आपकी। कितनी तरह की? दो तरह की। एक होती है रबी की और एक होती है किसकी? देखिए इसमें ही आएगा आगे, एक होती है खरीफ की। किसकी? खरीफ की। बहुत सारी जो आपके एग्ज़ाम आगे होने वाले हैं उनमें ये सवाल पूछा जाता है कि रबी की फसलें कौन सी हैं और ख़रीफ की कौन सी हैं, तो यहाँ पे आप इसको भी याद कर सकते हैं। ठीक है। सितंबर के महीने में केरल में धान की अच्छी फसल पैदा होने की खुशी में मुसलसल 10 दिनों तक ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ पे? केरल में। कितने दिन तक? 10 दिन तक। उन दिनों में घरों को फूलों से सजाया जाता है। इसके अलावा उस मौके पर मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, कहाँ है? ये रहा, देखो प्रोग्राम होते हैं, जैसे नौका दौड़ और भैंसा दौड़। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों कि अलग अलग इलाकों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक है, इनके अलावा हमारे मुल्क में फसलों कहाँ चला गया कर ये रहा। इनके अलावा हमारे मुल्क में फसल से मुताल्लिक दीगर इलाकाई त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जैसे मेघालय का बिंगाला त्यौहार, जो सोड्रम त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। ये सालजोंग नाम के सूरज देवता को खुश करने के लिए नवंबर के महीने में मनाया जाता है। ये खेतों में अच्छी फसल की उम्मीद और मौसम सरमा की शुरुआत की अलामत भी है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि यहाँ भारत के अंदर हज़ारों तरह के त्यौहार लोग मनाते हैं। अच्छा जी, अब देखिए केरल का विशु त्यौहार अप्रैल माह में ज़राई मौसम की शुरुआत, यानी कि जब खेती की शुरुआत होती है। ठीक है, ज़री कहते हैं खेती को, मौसम की शुरुआत की खुशी में मनाया जाता है। इसी तरह लद्दाख में लद्दाख फसल मेला सितंबर के महीने में फसल की कटाई की खुशी में लगता है, जो आम तौर पर 15 दिनों तक चलता है। इस मौके पर नाच गाने और तीरंदाजी वगैरह के मुकाबले भी होते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में नवाखाई त्यौहार सितंबर के महीने में और अगादि त्यौहार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मार्च या अप्रैल के महीने में नई फसल पैदा होने की खुशी में मनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या थे? त्योहारों के नाम थे, और कहाँ कहाँ कौन सा त्यौहार मनाया जाता है वो सारी चीज़ें आपने इसमें पढ़ी है। अब चलिए जल्दी से वर्ड मीनिंग कर लेते हैं और होमवर्क की बात करते हैं। वर्ड मीनिंग का आपको पता ही होगा, वर्ड मीनिंग को ही उर्दू में लफ्ज़ मानी कहते हैं। ठीक है, देखो ज़राई किसको कहते हैं? खेती से मुताल्लिक। ठीक है, कृषि से रिलेटेड जो काम होता है उसको ज़राई कहते हैं। अकाइद, अकाइद क्या है? अकीदे की जमा है, यानी कि बहुवचन है किसका? अकीदे का, जिसको इंग्लिश में बिलीफ कहते हैं। ठीक है, हिंदी में आस्था कहते हैं। कदीम कहते हैं पुराने को, ओल्ड। इनेकाद करना, किसी प्रोग्राम का होना। तकरीबात कहते हैं प्रोग्राम को। ठीक है, तीर अंदाजी, तीर चलाने का फन। ठीक है, इसको कहते हैं तीर अंदाजी। अब देखिए आप यहाँ गौर करने की बात, किसकी बात है बच्चों? गौर करने की बात, चीज सोचने वाली बात है।
हिंदुस्तान एक ज़राई मुल्क है, कसीर आबादी का ज़रिया माश ज़राअत है। इसीलिए कि कई ऐसे त्यौहार हैं जो फसलों की काश्त से ताल्लुक़ रखते हैं। उन त्योहारों का ताल्लुक़ फसल के बोने से लेकर कटने तक होता है। आमतौर पर फसलों के बोने और काटने के दो मौसम होते हैं, एक रबी की फसल और दूसरा खरीफ का। ये बात बहुत ध्यान रखिए आप, क्योंकि आगे जो आपके टेस्ट होंगे उनमें ये आपके काम आएगी। ठीक है, अब आप याद कर लीजिए कि रबी की फसल कौन सी होती है और ख़रीफ की फसल कौन सी होती है। देखिए, रबी की फसलों का मौसम माह अक्टूबर ता अप्रैल, कब से कब तक होती है रबी की फसलें? अक्टूबर से अप्रैल तक। इस दौरान कौन कौन सी होती हैं वो भी देख लीजिए। रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों और आलू वगैरह की काश्त की जाती है। तो ये सारी फसलें यहाँ से लेकर ये वाला यहाँ से और यहाँ तक आलू, ये किसकी हैं बच्चों? रबी की फसलें हैं। ठीक है, खरीफ की फसलों का मौसम कब होता है? जून से अक्टूबर तक। कब से? जून से अक्टूबर तक क्या होता है? खरीफ की फसलों का मौसम होता है। इस दौरान कौन कौन सी फसलें होती हैं? चावल, जवार, बाजरा, मक्की, तिल, मूंगफली वगैरह। ठीक है, ये कौन सी कहलाती हैं? ये खरीफ की फसलें कहलाती हैं। ठीक है, वगैरह की काश्त की जाती है। रबी और खरीफ के दरमियान तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा और कुछ सब्जियां पैदा की जाती हैं। इसे जायद फसल कहते हैं। तो फसल कितनी तरह की होती है बच्चों? 3 तरह की होती है। एक होती है रबी की, किसकी? जैसे हमने आपको बताया था रबी, और दूसरी होती है खरीफ की। ठीक है, और एक होती है जायद। ठीक है, यानी कि ज़्यादा। ठीक, तो ये 3 तरह की फसलें आपकी होती हैं, इनको आप याद कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब आपका जो आपने पढ़ा है पाठ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। सोचिए और बताइए, मकर संक्रांति के वक्त कौन सा मौसम होता है और किसानों को सूरज से क्या उम्मीद होती है? हमने आपको ऊपर बता दिया, आपको बताना है। नंबर 2, बसंत पंचमी के दिन लोग क्या करते हैं? जाहिर है पतंग उड़ाते हैं। आपको कौन सा त्यौहार सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों, ये आपको बताना है। चौथे नंबर पे है, नौका दौड़ से क्या मुराद है? यानी कि नौका दौड़, जो नाव होती है ना, नाव, हाँ उसी की बात हो रही है। क्या मुराद है और ये किस इलाके में होती है? आपको बताना है, हमने ऊपर आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, 5वें नंबर पे आते हैं। यहाँ क्या है? त्यौहार के रोज़ आपके घर में कौन कौन से पकवान बनते हैं और उन्हें कौन बनाता है? आपको बताना है। खाली जगहों को दिए हुए लफ्ज़ों से भरिए। अब क्या ही फिल इन द ब्लैंक है। ठीक है, खाली स्थानों को आपको भरना है। शुरुआत, मेघालय, इनकाद, सितंबर और तीरंदाजी। ये जो ऊपर लिखे हुए हैं यहाँ पे, आपको इनको क्या करना है? जो खाली जगह है वहाँ पे भरना है। नंबर 1, खुशी के इस मौके पर मुख्तलिफ किस्म की तकरीबात का भी क्या होता है बच्चों? इनेकाद होता है, इनेकाद। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्या करेंगे? इन सभी में भर लेंगे। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ऊपर जो लिखे हैं वही इनमें से आएंगे। बस मैं अगर सबको पढ़ूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या करना है? आपको जोड़ मिलाना है। कालम अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए। ठीक है, जनवरी में कौन सा होता है? फरवरी में, मार्च में। ठीक है, तो हम नहीं बताएंगे, हमने आपको बता दिया है। आपको उनके क्या करना है? जोड़ मिलाने हैं ऐसे करके। हमने ऊपर आपको सारा पढ़ा दिया है। अच्छा, अप्रैल में कौन सा और अगस्त में कौन सा, ये सारे त्यौहार आपको आपस में मिलाने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। तो नीचे दिए हुए जुमलों में एक लफ्ज़ गलत है, सबक से तलाश करके उसकी जगह सही लफ्ज़ लिखिए। क्या क्या भाई, इन्होंने यहाँ पे जो लाइनें लिखी ना, उनमें से एक गलत है, चारों में से। ठीक है, जैसे इन त्योहारों को मनाने के पीछे कई नई रिवायतें और मजहबी अकीदे हैं। तो नई तो कहीं नहीं था बच्चों, उसमें तो पुरानी था, तो यही हो सकता है। लेकिन आपको फिर भी क्या करना है? इन सबको गौर से पढ़ना है और अपने सबक में देखना है कि इनमें से एक लाइन गलत है, उसके सामने क्या करना है? सही लिखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबक में किसका जिक्र नहीं आया उसे तलाश करके लिखिए। देखो, लोहड़ी का तो आया है ना, होली का आया है, दशहरा, विशु और ओणम। आपको क्या करना है? तलाश करना है कि कौन सा ऐसा यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है जो आपके सबक में पाठ में नहीं आया, उसको या आपको यहाँ लिखना है। ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, इनमें से किसी भी लाइन में आपको इसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अब नीचे चलते हैं।
नीचे काम क्या रह गया, यहाँ पे है पढ़िए, समझिए और लिखिए। ठीक है, नीचे दी गई इबारत को गौर से पढ़िए। लोहड़ी का त्यौहार हर साल 13 या 14 जनवरी को पूरे मुल्क में मनाया जाता है। लोहड़ी के अगले ही दिन मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है, जो मुख्तलिफ सूबों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे गुजरात में अतराइन, आसाम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में संक्रांति और कुछ सूबों में से खिचड़ी भी कहा जाता है। ऊपर दी गई इबारत में गुजरात, आसाम, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश सूबों के नाम हैं जो इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह लोहड़ी, मकर संक्रांति, अतराइन, बिहू वगैरह त्योहारों के नाम हैं। किसी शख्स, अब देखिए समझने वाली बात यहाँ से शुरू होती है, किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। आपने पढ़ा होगा ना नाउन, नाउन को तो आप सभी जानते होंगे। नाउन क्या होता है, जानते हैं बच्चों, नाउन को इंग्लिश में पढ़ा होगा। ठीक है, नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं आप जानते हैं। तो जो नाउन होता है उसी को इस्म कहते हैं। हिंदी में मैं लिख देता हूँ आपकी ये वाला इस्म। ठीक है, उर्दू में ऐसे बनता है और हिंदी में ऐसे बनता है। तो जो नाउन होता है उसी को इस्म कहते हैं। ठीक है, आप सबक को दोबारा पढ़िए और इस्म के अल्फाज तलाश करके लिखिए। ठीक, अच्छा चलिए आगे चलते हैं। नीचे दिए गए जुमले पर गौर कीजिए। अब पछतावे क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ये क्या है बच्चों, एक कहावत है। ठीक है, ये कहावत है और उसके माना है नुकसान हो जाने के बाद पशेमान होने से कोई फायदा नहीं है। ऐसी ही एक कहावत और है, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूला। ठीक है, यानी अपनी रविश छोड़कर दूसरों की नकल करने से हमेशा नुकसान होता है। तो बच्चों जो कहावतें होती हैं वो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाती हैं। ठीक है, कहावतें ऐसे जुमले होते हैं जिन्हें लोग अपनी बात को और ज़्यादा बाअसर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहावत के चंद अल्फाज वो बात बयान कर देते हैं जिसके लिए कई सफ़हात यानी कि पेजेस की ज़रूरत होती है। हर कहावत इंसानी तजर्बे का निचोड़ पेश करती है। नीचे कुछ कहावतें हैं और उनके मानी दिए गए हैं, आप उन्हें पढ़िए और अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नीचे क्या किया इन्होंने, यहाँ पे कुछ कहावतें दी हैं। आपको होमवर्क क्या है आपका, आपको इनको पढ़ना है और इनके जो मीनिंग है उनको अपने वाक्यों में प्रयोग करके लिखना है। ठीक है बच्चों। तो तोता चश्म होना, इसके क्या माना है, बेमुरव्वत होना। ठीक है, आधा तीतर आधा बटेर, इसके क्या माने, वो बात या काम जो एक उसूल के तहत ना हो, बेमेल और बेजोड़ हो। कह देते ना ये तो आधा तीतर आधा बटेर है। बुगला भगत होना, ऐसा शख्स जिसका जाहिर अच्छा और बातिन बुरा हो उसको बुगला भगत बोलते हैं। आइए चलिए अमली काम, जो प्रैक्टिकली काम है आपका है वो क्या है, आपके इलाके में फसल से मुताल्लिक जो त्यौहार मनाया जाता है उसके बारे में मुख्तसर मजमून लिखिए। मजमून किसको बोलते हैं बच्चों, एस्से को बोलते हैं। ठीक है, किसको, एस्से को मजमून बोलते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे इसको आप जानते हैं। चलिए, आप जिन फसलों के नाम जानते हैं उनकी फहरिस्त बनाइए। एक आपको फहरिस्त बनानी है, लिस्ट बनानी है जिन फसलों के आप नाम जानते हैं। अच्छा, पार्ट आपका पूरा हो गया है। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है आपको समझाने के लिए एक दिया है मजमून। ठीक, तो मजमून यहाँ पे लिखा है, हम इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। हम सब बोलते हैं, बातें करते हैं, बातें करना किसे अच्छा नहीं लगता। अहम बात ये नहीं है कि हम बोल रहे हैं, अहम बात ये है कि हम जो कुछ बोल रहे हैं क्या वो सुनने वालों को भी अच्छा लग रहा है। अगर हमारा बोलना दूसरों को अच्छा नहीं लग रहा है तो हमारा बोलना फजूल है। ठीक है, आपसे मैं एक बात और कहूँ बच्चों, जब मैं पढ़ता हूँ तो आप गौर से सुना कीजिए क्योंकि उससे आपका तलफ़्फ़ुज़ सही होगा, उच्चारण सही होगा। ठीक है, चलिए सुनिए। मीठी बोली से हमेशा फ़ायदा होता है, अगर फ़ायदा ना भी हो तो नुकसान तो कभी नहीं होता, लेकिन सख्त लहजा हमेशा नुकसानदेह होता है। मीठी बोली खुद अपने को भी अच्छी लगती है, दूसरों को भी। खुदा ने ये छोटी सी ज़बान जो हमारे मुंह में दी है, इससे हम दुनिया को अपना दोस्त भी बना सकते हैं और दुश्मन भी। दोस्ती अगर बहुत अच्छी चीज़ है तो दुश्मनी बहुत ख़राब। सवाल ये है कि दुश्मन बनाए ही क्यों जाएं, दोस्त ही क्यों ना बनाए जाएं, बात सख्ती से क्यों की जाए, नरमी से क्यों ना की जाए। हाँ तो बच्चों देखिए
इस मजमून से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो हमारी ज़बान है उसके ज़रिए से हम लोगों को अपना दोस्त भी बना सकते हैं और अपना दुश्मन भी बना सकते हैं। जैसे अगर हम किसी से प्यार से बात करेंगे तो वो हमारा दोस्त बन जाता है, और अगर हम किसी से गुस्से में या फिर गंदी ज़बान में गाली देकर बात करेंगे तो जो हमारे दोस्त हैं वो भी दुश्मन बन जाते हैं। ठीक है, चलिए, मीठी बोली इंसान का जेवर है। मीठी बोली से इंसान समाज का बेहतरीन फर्द बन जाता है, मुल्क का बेहतरीन शहरी बन जाता है। दरअसल बातचीत करने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिसमें छोटे बड़े का लिहाज रखा गया हो, तहजीब और तमीज़दारी का ख्याल भी रहे। आमतौर पर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जो सुनने वाले को अच्छे लगें, जिनसे किसी को बेइज्जती महसूस ना हो, जिससे किसी का दिल ना दुखे। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि बातचीत करते वक्त लहजा भी कैसा हो, नरम हो। लहजे की सख्ती और अक्खड़पन भी किसी को अच्छा नहीं लगता। नरम लहजे में की गई बुराई भी नागवार नहीं गुजरती। सख्त लहजे में की गई तारीफ भी पसंद नहीं आती। सख्त लहजे में बोलने वाला, भद्दे और बुरे अल्फाज इस्तेमाल करने वाला शख्स समाज में कभी पसंद नहीं किया जाता, चाहे उसमें दूसरी कितनी ही खूबियाँ क्यों ना हो। ठीक है, तो बच्चों आपने पढ़ा ये सबक, और इसमें कई सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ इन्होंने एक ऐसे लिखा, एक मजमून लिखा जिसका सार ये है कि आपको हमेशा अपनी ज़बान को मीठी रखनी चाहिए। आपको हमेशा दूसरों से बात करते वक्त नरम लहजे का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसी से क्या होता है बच्चों, आप अच्छे कहलाते हैं, आपके दोस्त ज़्यादा हो जाते हैं और दुश्मन कम हो जाते हैं। तो ये था आज का आपका सबक। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपकी सारी क्लासेस आपको यहीं मिलेंगी। और हाँ, एक बात मैं आपको और बताऊं, आप अपना होमवर्क ज़रूर मुकम्मल कीजिए। ठीक है बच्चों, तो शुक्रिया, मिलते हैं अपनी किसी और दूसरी वीडियो में।